नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइक पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम 2008 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपी एडीपीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम 2008 लागू होगी। 4 विकल्प है। पहला है संपूर्ण भारत में, दूसरा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, तीसरा विकल्प है भारत से बाहर भारत के नागरिकों पर, और चौथा विकल्प है ए एवं सी। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी, ए एवं सी, संपूर्ण भारत पर और भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है। पहला विकल्प है धारा 11 के अंतर्गत अभिहित न्यायालय से, दूसरा है धारा 20 के अंतर्गत अभिहित न्यायालय से, तीसरा विकल्प है ए एवं बी, और चौथा विकल्प है धारा 13 में अभिहित न्यायालय से। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, ए एवं बी। अगला प्रश्न है, अनुसूचित अपराध से अभिप्रेत है। पहला विकल्प है एनआईए एक्ट की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध से, दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची के अपराध से, तीसरा विकल्प है भारतीय दंड संहिता के अपराध से, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, एनआईए एक्ट की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अभिहित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है राज्य सरकार, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है उच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा, और चौथा विकल्प है उच्चतम न्यायालय। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, उच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी किन अपराधों का अन्वेषण करती है। पहला विकल्प है एनआईए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों का, दूसरा है भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराधों का, तीसरा विकल्प है किसी भी अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराधों का, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी का कोई अधिकारी निम्न में से किस अधिकारी या किस पद श्रेणी का होना चाहिए। पहला विकल्प है उपनिरीक्षक, दूसरा है उपनिरीक्षक से ऊपर, तीसरा विकल्प है निरीक्षक से ऊपर, और चौथा विकल्प है उपाधीक्षक या ऊपर। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, उपनिरीक्षक से ऊपर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी किसके अधीक्षण में होता है। पहला विकल्प है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है ए एवं बी, और चौथा विकल्प है उच्च न्यायालय। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, एजेंसी का प्रशासन निहित होता है। पहला विकल्प है डायरेक्टर जनरल, दूसरा है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तीसरा है पुलिस उपनिरीक्षक, चौथा विकल्प है केंद्र सरकार। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, डायरेक्टर जनरल। अगला प्रश्न है, पदाविहित डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। पहला है विकल्प केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है गृह मंत्रालय, और चौथा विकल्प है केंद्र सरकार एवं गृह मंत्रालय। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, महानिदेशक को निम्न में से किसकी शक्तियां प्राप्त हैं। पहला विकल्प है पुलिस निदेशक, दूसरा है पुलिस महानिदेशक, तीसरा विकल्प है पुलिस अधीक्षक, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, पुलिस महानिदेशक। अगला प्रश्न है, अधिनियम की अनुसूची में वर्जित अपराध का अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी से कराने का निर्देश कौन दे सकता है।
पहला विकल्प है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है ए एवं बी दोनों और चौथा विकल्प है उच्च न्यायालय। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है अनुसूची के अपराध का अन्वेषण एनआईए से कराने का निर्देश केंद्र सरकार दे सकती है। पहला विकल्प है स्वतः, दूसरा है राज्य सरकार की रिपोर्ट एवं सिफारिश पर, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, स्वतः या राज्य सरकार की रिपोर्ट एवं सिफारिश पर। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार अपराध के संबंध में एजेंसी से अन्वेषण कराने के लिए भेजी गई रिपोर्ट की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर निर्णय लेती है कि अपराध एनआईए से कराया जा सकता है या नहीं। चार विकल्प है, पहला है 10 दिन, दूसरा है 15 दिन, तीसरा है 30 दिन और चौथा विकल्प है 60 दिन। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, 15 दिन। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार राज्य सरकार की रिपोर्ट सिफारिश पर किस प्रावधान के तहत अपराध के अन्वेषण कराने का निर्देश एजेंसी को देती है। पहला विकल्प है धारा 6(4) के अधीन, दूसरा है धारा 6 के 5 के अधीन, तीसरा है धारा 6 के अधीन और चौथा विकल्प है धारा 6 के 7 के अधीन। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, धारा 6 की उपधारा 4 के अधीन। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार स्वप्रेरणा से अपराध के अन्वेषण करने का निर्देश राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दे सकती है। पहला विकल्प है धारा 6 की उपधारा 3 और दूसरा है धारा 6 की उपधारा 5, तीसरा विकल्प है धारा 6 की उपधारा 6 और चौथा विकल्प है धारा 6 की उपधारा 7। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, धारा 6 की उपधारा 5। अगला प्रश्न है थाने का भारसाधक अधिकारी कब तक अपराध का अन्वेषण जारी रखता है। पहला विकल्प है केंद्र सरकार द्वारा अन्वेषण का आदेश देने तक, दूसरा है राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने तक, तीसरा विकल्प है जब तक राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अन्वेषण हेतु मामले को ले नहीं लेती और चौथा विकल्प है जब तक एजेंसी मामले का अन्वेषण शुरू नहीं कर देती। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, जब तक राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अन्वेषण हेतु मामले को ले नहीं लेती। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी मामले को राज्य सरकार को आंतरित कर सकती है। पहला विकल्प है केंद्र सरकार की अनुमति लेकर, दूसरा है स्वतः, तीसरा विकल्प है राज्य सरकार के निवेदन पर और चौथा विकल्प है लोकहित में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, केंद्र सरकार की अनुमति लेकर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी को राज्य सरकार को अन्वेषण आंतरित करने की शक्ति किस धारा में है। पहला विकल्प है धारा 5, दूसरा है धारा 6 और तीसरा विकल्प है धारा 7 और चौथा विकल्प है धारा 9। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, धारा 7 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी निम्न अपराधों का अन्वेषण कर सकती है। पहला विकल्प है अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध का, दूसरा है कोई अन्य अपराध जो अभियुक्त द्वारा किया गया हो और अनुसूची अपराध संबंध है, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय के संबंध में प्रावधान अधिनियम के किस अध्याय में है। पहला विकल्प है अध्याय 2, दूसरा है अध्याय 3, तीसरा विकल्प है अध्याय 4 और चौथा विकल्प है अध्याय 5। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, अध्याय 4। अगला प्रश्न है विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है।
पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार, और चौथा विकल्प है राज्य सरकार के परामर्श से उच्च न्यायालय। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किस धारा के अंतर्गत करती है? पहला विकल्प है धारा 10, दूसरा है धारा 11 और तीसरा विकल्प है धारा 12, चौथा है धारा 15। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 11 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश का कार्यकाल अपराध के विचारण के दौरान समाप्त हो रहा है। इस संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प है वह मामले का त्वरित विचारण करेगा, दूसरा है रिटायर्ड होने से पूर्व मामले को निस्तारित करेगा, तीसरा विकल्प है केंद्र सरकार विचारण समाप्त होने तक उसके सेवा काल का विस्तार कर सकेगी, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, केंद्र सरकार विचारण समाप्त होने तक सेवा काल का विस्तार कर सकेगी। अगला प्रश्न है विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने का आदेश केंद्र सरकार दे सकती है। पहला विकल्प है धारा 11 की उपधारा 6 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 11 की उपधारा 7 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 11 की उपधारा 8 और चौथा विकल्प है धारा 11 की उपधारा 9 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 11 की उपधारा 8 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है अधिनियम के किस धारा में विशेष न्यायालय की अधिकारिता दी गई है? पहला विकल्प है धारा 10, दूसरा है धारा 11, तीसरा विकल्प है धारा 13 और चौथा विकल्प है धारा 15। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 13 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय में लंबित वाद का एक राज्य के विशेष न्यायालय से दूसरे राज्य के विशेष न्यायालय में अंतरण कौन कर सकता है? पहला विकल्प है उच्चतम न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है केंद्र सरकार और चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है एक राज्य के विशेष न्यायालय उसी राज्य के किसी अन्य विशेष न्यायालय में लंबित मामले का अंतरण करने की शक्ति है। पहला है राज्य सरकार को, दूसरा है केंद्र सरकार को, तीसरा विकल्प है ए एवं बी को और चौथा विकल्प है उच्च न्यायालय को। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय द्वारा एक राज्य के विशेष न्यायालयों से दूसरे राज्य के विशेष न्यायालय में लंबित मामले का अंतरण किसके आवेदन पर किया जाएगा? पहला विकल्प है केंद्र सरकार के, दूसरा है हितबद्ध पक्षकार के, तीसरा है अटॉर्नी जनरल के और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है एक राज्य के विशेष न्यायालय से दूसरे राज्य के विशेष न्यायालय में लंबित मामले का अंतरण करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। पहला विकल्प है धारा 13 की उपधारा 2 में, दूसरा है धारा 13 की उपधारा 3 में और तीसरा विकल्प है धारा 14 में और चौथा विकल्प है धारा 15 में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 13 की उपधारा 2 में। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में असत्य कथन है। पहला विकल्प है विशेष न्यायालय को अनुसूची के अपराधों के विचारण की अनन्य अधिकारिता है,
दूसरा है विशेष न्यायालय अपराध के विचारण के दौरान किसी अन्य अपराधों का भी विचारण कर सकता है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वह आरोपित है और उस अपराध का एक ही विचारण की प्रक्रिया है। तीसरा है विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश पाता है कि अभियुक्त ने विशेष अधिनियम या किसी अन्य विधि के अंतर्गत कोई अन्य अपराध किया है तो वह उसे दोष सिद्ध कर सकेगा और दंडादेश पारित कर सकेगा। और चौथा है विशेष न्यायालय की अधिकारिता केवल अनुसूची के अपराधों तक ही सीमित है। इसका जो असत्य कथन है वह है विकल्प डी। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होने हेतु कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पहला विकल्प है न्यूनतम 10 वर्ष, दूसरा है न्यूनतम 7 वर्ष, तीसरा विकल्प है न्यूनतम 3 वर्ष और चौथा विकल्प है न्यूनतम 8 वर्ष। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, न्यूनतम 7 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक निम्नलिखित में से कौन नियुक्त किया जा सकेगा। पहला विकल्प है जिसे कम से कम 7 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव हो और दूसरा विकल्प है जो किसी पद पर कम से कम 7 वर्ष से आसीन हो और उस पद के लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो। तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों सत्य हैं और चौथा विकल्प है केवल ए। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियां अधिनियम की किस धारा में दी गई हैं। पहला विकल्प है धारा 15, दूसरा है धारा 16 और तीसरा है धारा 17 और चौथा विकल्प है धारा 19। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 16। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है। पहला विकल्प है अपराध गठित करने वाले परिवाद की प्राप्ति पर, दूसरा है अपराध गठित करने वाले पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति पर, तीसरा विकल्प है स्वप्रेरणा से, चौथा विकल्प है ए एवं बी पर और पांचवा विकल्प है उपरयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ई। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकता है। पहला विकल्प है धारा 16 की उपधारा 1 के अंतर्गत, दूसरा है 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत, तीसरा विकल्प है धारा 17 की उपधारा 1 के अंतर्गत और चौथा विकल्प है धारा 18 की उपधारा 2 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 16 की उपधारा 1 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 263 से 265 तक में दी गई संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपना सकता है जब अपराध दंडनीय है। पहला विकल्प है 2 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से, दूसरा विकल्प है 3 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से, तीसरा विकल्प है जुर्माने से और चौथा विकल्प है विकल्प बी एवं सी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, 2 वर्ष के अनधिक अवधि के कारावास से या 3 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय संक्षिप्त विचारण में किसी दोष सिद्ध पर वह निम्नलिखित में से क्या दंड दे सकेगा। पहला विकल्प है 1 वर्ष से अनधिक कारावास, दूसरा है जुर्माना जो 5 लाख रुपए तक हो सकेगा, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों और चौथा विकल्प है 3 माह से अनधिक कारावास और जुर्माना। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय को संक्षिप्त विचारण में दंडादेश देने का प्रावधान है। पहला विकल्प है धारा 16 की उपधारा 2 के द्वितीय परंतुक में,
दूसरा विकल्प है धारा 16 की उपधारा 2 के परंतुक में। तीसरा विकल्प है धारा 17 में। चौथा विकल्प है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 16 की उपधारा द्वितीय के द्वितीय परंतुक में। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में असत्य कथन है। पहला है विशेष न्यायालय अभियुक्त या उसके प्लीडर की अनुपस्थिति में मामले का विचारण कर सकता है और साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेगा। दूसरा है सेशन न्यायालय के समक्ष लंबित मामले विशेष न्यायालय को आंतरित हो जाएंगे। तीसरा है विशेष न्यायालय सभी मामलों का विचारण खुले न्यायालय में करेगा। चौथा है विशेष न्यायालय को वांछित लगता हो तो वाद कमरे में भी विचारण कर सकती है। इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी, विशेष न्यायालय सभी मामलों का विचारण खुले न्यायालय में करेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम किस धारा में साक्ष्यों का संरक्षण प्राप्त है। पहला विकल्प है धारा 17 की उपधारा 1, दूसरा है धारा 17 की उपधारा 2 और तीसरा विकल्प है धारा 18 और चौथा विकल्प है धारा 19। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 17 की उपधारा 2। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम में किस धारा में साक्ष्यों को संरक्षण प्राप्त है। पहला विकल्प है धारा 17(1), दूसरा है 17(2), तीसरा है धारा 18, चौथा विकल्प है धारा 19। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। अगला प्रश्न है साक्ष्यों के नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। यदि कोई निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगी। दूसरा विकल्प है जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा। तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों और चौथा विकल्प है 10,000 रुपये तक के जुर्माने से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। अगला प्रश्न है अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों के अधीन किए गए कार्यों के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के किसी सदस्य के विरुद्ध। पहला है कोई वाद अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी। दूसरा है केंद्रीय सरकार की अनुमति से कोई वाद अभियोजन या अन्य कोई कार्यवाही की जा सकेगी। तीसरा विकल्प है कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, केंद्र सरकार की अनुमति से कोई वाद अभियोजन या अन्य कार्रवाई की जा सकेगी। अगला प्रश्न है सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है अभियोजन के लिए अनुमति धारा 18, साक्ष्यों का संरक्षण धारा 17, तीसरा है विशेष न्यायालय की अधिकारिता धारा 13, चौथा विकल्प है लोक अभियोजक की नियुक्ति धारा 18। इसमें जो सही युग्म सुलेमित नहीं है वह है विकल्प डी, धारा 18 में अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित है और लोक अभियोजक की नियुक्ति धारा 15 से संबंधित है। अगला प्रश्न है त्वरित विचारण से संबंधित धारा है। पहला विकल्प है धारा 17, दूसरा है धारा 18 और तीसरा विकल्प है धारा 19 और चौथा विकल्प है धारा 20। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 19। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय संज्ञान लेने के बाद अपराध नियमित न्यायालय को अंतरित कर सकता है। पहला विकल्प है अपराध उसके द्वारा विचारणीय न होने पर। दूसरा है अपराध गंभीर न होने पर। तीसरा विकल्प है त्वरित विचारण हेतु। चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए,
अपराध उसके द्वारा विचारणीय न होने पर। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय संज्ञान लेने के बाद अपराध का आंतरण नियमित न्यायालय को कर सकता है यदि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है। पहला विकल्प है धारा 20 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 21 के अंतर्गत, तीसरा है धारा 22 के अंतर्गत, चौथा विकल्प है धारा 23 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 20 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय के निम्न आदेश की अपील नहीं होगी। पहला विकल्प है दंडादेश की, दूसरा है आदेश की, तीसरा है निर्णय की और चौथा विकल्प है अंतर्वर्ती आदेश की। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, अंतर्वर्ती आदेश की अपील नहीं होगी। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय के दंडादेश और निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में किए जाने से संबंधित धारा है। पहला विकल्प है धारा 19, दूसरा है 20, तीसरा है धारा 21, चौथा विकल्प है धारा 22। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 21। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय के निर्णय, दंडादेश या आदेश की अपील की जा सकेगी। पहला विकल्प है केवल तथ्य के प्रश्न पर, दूसरा है केवल विधि के प्रश्न पर, तीसरा विकल्प है दोनों तथ्य एवं विधि के प्रश्न पर और चौथा विकल्प है विधि के सारवान प्रश्न पर। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, तथ्य एवं विधि के प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय के निर्णय एवं दंडादेश की अपील उच्च न्यायालय में किए जाने हेतु परिसीमा काल है। पहला विकल्प है पहला विकल्प है 30 दिन, दूसरा है 60 दिन, तीसरा विकल्प है 90 दिन और चौथा विकल्प है 120 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 30 दिन। अगला प्रश्न है, अपील की अतिरिक्त अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है। पहला विकल्प है 30 दिन, दूसरा है 15 दिन, तीसरा है 60 दिन, चौथा है 45 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 30 दिन। अगला प्रश्न है, कितनी अवधि के पश्चात अपील संधाय नहीं होगी। पहला विकल्प है 60 दिन के पश्चात, दूसरा है 90 दिन के पश्चात, तीसरा विकल्प है 120 दिन के पश्चात और चौथा विकल्प है 30 दिन के पश्चात। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, 90 दिन के पश्चात। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में अपील की अवधि कहाँ दी गई है। पहला विकल्प है परसीमा विधि में, दूसरा है सीपीसी में, तीसरा अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 5 में और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 2 में। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय के अंतर्वर्ती आदेश की हो सकेगी। पहला विकल्प है अपील, दूसरा है पुनरीक्षण, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा विकल्प है ना तो ए ना तो बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, अंतर्वर्ती आदेश की ना तो अपील होगी ना तो पुनरीक्षण। अगला प्रश्न है, अपील की अवधि की गणना की जाएगी। पहला विकल्प है निर्णय एवं दंडादेश की तिथि से, दूसरा है निर्णय की प्रति प्राप्त करने की तिथि से, दूसरा है उच्च न्यायालय की अपील की इजाज़त की तिथि से और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, निर्णय और दंडादेश की तिथि से। अगला प्रश्न है, सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। पहला विकल्प है धारा 22 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 23 के अंतर्गत, तीसरा है धारा 24 के अंतर्गत और चौथा विकल्प है धारा 25 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 22 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष एजेंसी किस नाम से जाना जाएगा। पहला विकल्प है राज्य सरकार के अन्वेषण अधिकरण, दूसरा है राज्य सरकार का विशेष न्यायालय, तीसरा है सीबीसीआईडी और
चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, राज्य सरकार के अन्वेषण अधिकरण। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष न्यायालय पर अधिनियम का कौन सा अध्याय यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होगा। पहला विकल्प है अध्याय 3, दूसरा है अध्याय 4, तीसरा विकल्प अध्याय 5, चौथा विकल्प अध्याय 6। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, अध्याय 4। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य सरकार में NIA एक्ट की निम्न धारा यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होती है। पहला विकल्प है धारा 11 से 16, दूसरा है धारा 11 से 17 और तीसरा विकल्प है धारा 13 से 17 और चौथा विकल्प है धारा 7 से 9। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 11 से धारा 16। अगला प्रश्न है सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने की शक्ति राज्य सरकार को किस धारा में अंतर्गत प्राप्त है। पहला विकल्प है धारा 11, दूसरा है धारा 12, तीसरा है धारा 13 और चौथा विकल्प है धारा 72। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 11 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है एक राज्य से उसी राज्य के विशेष न्यायालय में मामले का अंतरण उच्च न्यायालय कर सकता है। पहला विकल्प है महाधिवक्ता के आवेदन पर, दूसरा है हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर, तीसरा विकल्प है राज्य सरकार के आवेदन पर और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति, धारा 23 और दूसरा है केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति, धारा 24 और तीसरा है अपील, धारा 21 और चौथा है विशेष न्यायालय की अधिकारिता, धारा 14। इसमें जो सही सुलेमित नहीं है वह है विकल्प बी, धारा 24 में ना होकर धारा 25 में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण किए गए अपराध का विचारण हेतु विशेष न्यायालय को आमंत्रित किया जा सकेगा। पहला है अभिहित करने की दिनांक से, दूसरा है जब अपेक्षित हो, तीसरा विकल्प है उच्च न्यायालय के आदेश पर और चौथा विकल्प है केंद्र सरकार के निर्देश पर। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, अभिहित करने की दिनांक से। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम के अधीन कारित एवं दंडनीय अपराध का अन्वेषण NIA करेगी। पहला विकल्प है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, दूसरा है परमाणु ऊर्जा अधिनियम, तीसरा विकल्प है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह तीनों ही उत्तर सही है, यानी विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें